Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. गाइज वेलकम बैक योर क्लास एंड दिस इज विजय हेयर। आप जुडिशरी चैप्टर सीख रहे थे और ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। जुडिशरी चैप्टर पे पहले हमने 2 पार्ट अपलोड किए हुए हैं एंड गाइज यू मस्ट वॉच 1 and 2 पार्ट ऑल्सो एंड देन यू कैन वॉच 3rd पार्ट, क्योंकि अगर आपने शुरुआत के 2 पार्ट नहीं देखे दोस्तों तो आप तीसरा पार्ट नहीं समझ सकते। नाउ अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय बोला जाता है और इसे उच्च न्यायालय बोला जाता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत देश के अंदर 1861 के अंदर आ चुका था, क्योंकि उस समय भारत के अंदर उस समय पे अंग्रेज राज कर रहे थे और हर डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट के अंदर कोर्ट की ज़रूरत थी। सो दैट इज़ वाई 1861 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पहले ही हाई कोर्ट बन चुके थे। इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का लॉ जो होता है, या मैं बोल सकता हूँ इनका दायरा जो होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। किसी भी एक स्टेट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी वो डायरेक्टली एंड ऑफ द रिजल्ट हाई कोर्ट पे ही पहुँचती है। सो दैट इज़ वाई हमारे भारत में वर्तमान समय में 25 हाई कोर्ट है। अब हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है। कोई भी बड़े बड़े गुनाह होते हैं वो लास्ट में हाई कोर्ट में जाके पहुंचते हैं। अगर हाई कोर्ट में भी किसी व्यक्ति को सही इंसाफ ना मिले तो वो केस जाके हमारा कहाँ पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट में। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको सलमान खान का केस बताया था। सलमान खान का केस जोधपुर के अंदर चल रहा था, लेकिन वहाँ इंसाफ ना मिलने के बाद वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट गया। तो इसीलिए यहाँ पे हाई कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है। हमारे भारत में सबसे पुराने हाई कोर्टों में से सबसे पहला जो हाई कोर्ट है मद्रास, कोलकाता और मुंबई है। सबसे पहले हाई कोर्ट बनाए गए थे ये। इसीलिए आप इनकी कंडीशन और इनके हाई कोर्ट को देखोगे तो ये अलग ही आपको दिखाई देंगे। मद्रास में हाई कोर्ट है, कोलकाता में हाई कोर्ट है और बम्बई में जो हाई कोर्ट है वो सबसे पुराने हाई कोर्टों में से एक आता है। दोस्तों अब हाई कोर्ट के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो जज होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? उनकी अपॉइंटमेंट ऐसी होती है कि वो 65 एज के ज़्यादा नहीं होने चाहिए तो उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। दूसरा वो भारतीय नागरिक होना चाहिए और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे मैंने हाई कोर्ट लिखा हुआ है, हाई कोर्ट नहीं है। अगर वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, मैं बोल सकता हूँ डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए, या मैं बोल सकता हूँ किसी भी लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट से नीचे वाले कोर्ट में अगर उन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, सो इट इज़ गुड इनफ। बस फाइनली फिर वो हाई कोर्ट के लिए मैं बोल सकता हूँ अपॉइंटमेंट हो सकते हैं। क्या अगर कोई हाई कोर्ट के वकील को चुन लेता है तो क्या उन्हें हटाया नहीं जा सकता? ऑफ कोर्स हमारे भारत के अंदर हमने हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव दवाएं बनाई हुई है। तो पॉजिटिव वो है, चुना जा सकता है। अगर हाई कोर्ट का बंदा जो है, अगर वो जज कुछ गलत काम कर दे तो उसे हटाया भी जा सकता है। हटाएंगे कैसे? अगर उसने संविधान का उल्लंघन कर दिया, कोई भी जजमेंट को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से प्रूव करके या कॉन्स्टिट्यूशनली वे में अगर नहीं बताया होगा तो या इंसाफ नहीं दिया होगा तो उनको हटाया जा सकता है। दूसरा, अगर उन्होंने किसी के साथ मिसबिहेव करा हो, अगर वो असमर्थ हो। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा कि पार्लियामेंट के दोनों सभाओं में, जैसे आप लोकसभा प्लस राज्यसभा बोलते हैं, उन दोनों पार्लियामेंट के हिस्से में अगर पूरी तरीके से मैं बोल सकता हूँ मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ अगर वोटिंग हो तो हम किसी भी स्टेट के हेड को या किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के वकील यानी कि जज को हटा सकते हैं। तो क्या हमारे भारत के अंदर कभी फ्यूचर में होगा ऐसा, या क्या पास्ट में हुआ है ऐसा? अगर हुआ है तो कौन से स्टेट में हुआ है? सोचिए, फाइंड आउट करिए और बहुत यूनिक आपको देखने को मिलेगा कि इतिहास में कभी ऐसा भी हुआ कि हाई कोर्ट के किसी जज ने मैं बोल सकता हूँ गलत फैसला सुनाया हो और उनको हटा दिया गया हो उस चक्कर में। तो सोचिए कितनी तगड़ी बेइज्जती है उनकी। तो पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी के साथ बिल पास होता है और फाइनली फिर उन्हें हटाया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द इम्पीचमेंट, महाअभियोग बोलते हैं जैसे हिंदी में। अब दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अगर हाई कोर्ट की जुडिडिक्शन की बात करें तो उनकी भी 4 ही जुडिडिक्शन है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें सबसे पहले ओरिजिनल जुडिडिक्शन की,
ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर आप ये देखने की कोशिश करेंगे इस ओरिजिनल जुरिडिक्शन में कि अगर कोई भी केस जो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ही आया हो और सुप्रीम कोर्ट में ही वो केस ख़त्म हो जाए तो उसे उनकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट वाले की। लेकिन हमारे अगर मैं हाई कोर्ट की बात कर लूँ तो हाई कोर्ट के अंदर भी सेम यही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अगर कोई भी मामला सीधे डायरेक्टली हाई कोर्ट में आता है, उनको ही विचार में आता है, वही उसका समाधान करते हैं, तो वो उनका मूल अधिकार क्षेत्र हो गया, है ना। यही सेम है, जैसा हाई कोर्ट में हो रहा है वैसा सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। ये दोनों के अधिकार क्षेत्र यही होते हैं, इससे ज़्यादा अधिकार क्षेत्रों से बढ़ के वो काम नहीं कर सकते। अब दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका आर्टिकल नंबर 32 खराब हो रहा है तो हाई कोर्ट अपना अधिकार इस्तेमाल करके 226 आर्टिकल का इस्तेमाल करके आपके मौलिक अधिकार की रक्षा कर सकता है। और उनके पास रिट्स लिखने का अधिकार होता है, किनके पास? हाई कोर्ट के पास, साथ में सुप्रीम कोर्ट के पास भी होता है। दूसरा उनका अधिकार क्षेत्र होता है अपील जुरिडिक्शन। आप देखेंगे कि लोअर कोर्ट के जो वकील होते हैं या लोअर कोर्ट जो होता है दोस्तों, यहाँ पे लोअर कोर्ट होता है, यहाँ पे हाई कोर्ट होता है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता है। अगर लोअर कोर्ट के अंदर किसी भी व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिला है तो वो व्यक्ति डायरेक्टली इस केसेस को हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। दिस इज कॉल्ड द अपील जुरिडिक्शन। तो यहाँ पे हाई कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाले मामले होते हैं उन पर रिकंसिडरेशन देगा, पुनर्विचार करेगा और फाइनली फैसला सुनाएगा। तो इस हिसाब से इसे अपील जुरिडिक्शन का नाम दिया गया है। ओके, सो आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। अब इन अपील जुरिडिक्शन के अंदर बहुत सारे काम आ सकते हैं, वो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, इतना हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं रिट्स की। रिट्स में यही होता है, मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल नंबर 2000 मैंने गलत बोल दिया, 226 आर्टिकल का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट जो होता है वो हमेशा अपने स्टेट में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा कर सकता है। और वो रिट्स लिख सकते हैं। वो रिट्स कौन से हैं? 5, वो आपको पता ही है। अब दोस्तों ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये वाला पार्ट इसीलिए इंटरेस्टिंग है, इसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है, हिंदी में इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। होता क्या है कि कभी कभार कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर अपने काम को करने में कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो उस हिसाब से जब जुडिशरी ऐसी एक्टिविटी करती है, मतलब या मैं बोल सकता हूं कि उनके काम काज को समझाने की कोशिश करती है, सो दिस इज कॉल्ड द जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है ना। यहाँ ये इसकी शुरुआत हमारे भारत देश में 1979 में हुई थी। अगर उसे लगेगा कि भाई एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे न्यायपालिका जुडिशियल एक्टिविज्म का इस्तेमाल करेगी और उनके अधिकार क्षेत्र में इन्वॉल्व होकर उनको काम के बारे में बताएगी। अब इसका फ़ायदा दोस्तों बहुत होता है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ायदा बहुत होता है, उनके राइट्स के अधिकार बढ़ जाते हैं, लोगों पे ज़्यादा भरोसा हो जाता है लोगों का कोर्ट के ऊपर। साथ में यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जुडिशरी जो होती है वो लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस करने की वजह से एक्सपेंस को जो होता है उसे कम कर देती है और साथ में वो एग्जीक्यूटिव की भी मदद करती है उनके कर्तव्य बताने के लिए। डिसएडवांटेजेस कोर्टों का ये होता जा रहा है कि उन पे बोझ बढ़ते जा रहे हैं। साथ में ये हमेशा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता रहता है कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों ही। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि कभी कभार सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज़ अ राइट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनली लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अब कभी भी कोई भी लॉ जो होता है आपको पता है कि पार्लियामेंट ही पास करती है, लेकिन पार्लियामेंट ने वो लॉ बैठ के पास तो कर दिया और उसे एक्ट तो बना दिया, लेकिन लोगों को अगर उसके अकॉर्डिंग सही इंसाफ नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर उस लॉ को दोबारा से रिव्यू करने की पावर हमेशा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के पास होती है, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। भारत में बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लॉ का जुडिशियल रिव्यू हुआ है, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, ताकि दोबारा से क्या कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर उसके खिलाफ कोई लॉ आया है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे जुडिशरी पूरी तरीके से मदद करती है कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू को बनाए रखने में।
अब लास्ट बात करेंगे दामिनी गैस की। अगर आपने फिल्म देखी हो ये वाली तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और लिखिएगा कि यस सर वी हैव वॉच दिस मूवी। अब ये मेरा कहने का मकसद सिर्फ इस मिक्सचर को दिखाने का ये है कि हमारे भारत देश के अंदर इतने लाखों केसेस होते हैं जो कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसी वजह से नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि बेचारे ये गरीब होते हैं, असहाय होते हैं और कोर्ट के धक्कों से बचना चाहते हैं और नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को भी इंसाफ की ज़रूरत है। सो दैट इज़ वाई हम लोगों ने बहुत सोच समझ के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन निकाला, जैसे आप जनहित याचिका बोलते हैं। बच्चों ने बहुत टाइम पहले PIL पढ़ा होगा, मैं IPL की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं PIL की बात कर रहा हूँ। इसकी फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि कोई भी इंडिविजुअल बंदा या कोई भी NGO या कोई भी कमेटी या कोई भी कम्युनिटी जो होती है दोस्तों, वो पूरी तरीके से किसी गरीब, असहाय या बेसहारा को इंसाफ दिलाने की कोशिश करती है। इस फिल्म में यही दिखाने की कोशिश करी गई है कि दामिनी जो है गरीब परिवार से है और सिर्फ वो कोर्ट कचहरी की धक्के ना खाने की वजह से उसको इंसाफ मिलता ही नहीं है और दामिनी मर जाती है। तो यहाँ पर इस फिल्म में मेरे ख्याल से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था, इसीलिए दामिनी को बाद में जाके इंसाफ मिल ही जाता है, लेकिन वो मर जाती है। लेकिन कहने का मतलब क्या हो गया, द बेसिक फंक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज टू टेक कंसंट्रेशन ऑफ द राइट्स फॉर दोज सेक्शन हु कैन नॉट ईजिली अप्रोच द कोर्ट। कहने का मतलब जनहित याचिका उन मूल कार्यों या उन वर्गों के अधिकार पर विचार करती है जो आसानी से अदालतों का रुख नहीं कर पाते हैं। सभी को इंसाफ नहीं मिल पाता है, कोर्ट कचहरी हर कोई जाना नहीं चाहता है। सो दैट इज़ वाई इन लोगों के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया गया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। एंड नाउ वी हैव फिनिश दिस चैप्टर एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। जितनी ज़्यादा लाइक कर सकते हैं लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको नया कंटेंट इतनी ही मजबूती से और इतना ही क्लियरली आपको मिल सके। सो गाइज नाउ वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में जल्द ही। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।